ठीक है, क्विक रिकैप, क्या अपन ने किया था। मैंने देखो, क्योंकि आज थोड़ा सा अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और एक दो चीजें बची हुई है वो करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि ये 2-3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने, याद है सबको, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, राइट। सबको याद है ये नंबर्स। और अभी एनर्जी के साथ अपन लोग खेलेंगे। तो एनर्जी क्या होती है, ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का दोनों कॉम्बिनेशन, ये वाला फॉर्मूला है। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर दिमाग में है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको ये चीजें याद रखने के लिए बोली थी। क्यों? क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन हो आपका। ऑर्बिट 1 में इतनी होती है, ऑर्बिट 2 में 3.4, ऑर्बिट 3 में 1.51, 0.85, फिर उसके बाद 0.85 के बाद क्या, 0.54। किसी की याद है सिक्स वाली? किसी को याद है सिक्स वाली क्या है? 0.37, 0.37। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, खास करके नीट स्टूडेंट्स के लिए। जेईई मेन के लिए चल जाएगा, जेईई मेन में कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, अब ये वाला जो चीज है यहाँ पे इंटू जेड स्क्वायर। अब आपको पता है जेड इज इक्वल टू, हम लोग जनरली जो बात करते हैं जेड इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब क्या, HELI-B, इसकी अपन बात करते हैं, राइट। अब इसके बाद ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है। एक मिनट, चैट आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि चैट का सिस्टम थोड़ा सा अलग है क्या, सिक्योरिटी देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको जरा, जरा हाय हेलो करो, जरा हाय हेलो करो। हाँ, एक्चुअली वो चैट विद होस्ट एंड पैनलिस्ट है। हाँ, चैट विद नो वन, वो सीन है। रुको एक मिनट, होस्ट एंड पैन अभी करो, अभी अभी चैट बॉक्स हाय हेलो करो जरा। हाँ, अभी दिखना चालू हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ यार, कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। कहीं जहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम चल रहा था, इसीलिए हम लोग लेट हो गए। ठीक है, चलो, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा मतलब आवाज क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, चैट डिसेबल था। और ये सब क्या है, ये सब आईफोन अपने को क्या है ना, सिर्फ ऐसा शो ऑफ मारने के लिए अच्छा है, कुछ काम नहीं है। ठीक है, हाँ, उसका कुछ काम नहीं है, सारा जिंदगी में समझ में नहीं आता। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे देखो। इसके बाद अपन ने क्या बोला था, मैं क्विकली जो जो किया है उसको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। मतलब किसी ने बोला लिथियम, तो लिथियम के लिए जेड इज इक्वल टू क्या डालने का, HELI 3 डालने का, 3 डालने का, और फटाफट आपको एनर्जी लेवल्स मिल जाएगी, नहीं। हाँ, फिर मैंने बोला कभी भी ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी जो ऑर्बिट करता है वो ग्राउंड स्टेट में करता है, क्योंकि वहां पे उसकी सबसे लो एनर्जी होती है। देखो, एनर्जी लो होनी चाहिए तो ही स्टेबल होता है। ठीक है, एनर्जी हाई हो गई तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब देखो, अब इसमें सपोज एक ग्राउंड स्टेट में है। अब ग्राउंड स्टेट से 3-4 वर्ड्स आपको दिमाग में रखने के लिए बोले थे मैंने। कौन से एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, आयनाइजेशन एंड बाइंडिंग एनर्जी, राइट। अब एक्साइटेशन क्या होता है, अब ध्यान में रखना, इस इलेक्ट्रॉन के दो ही पॉसिबिलिटीज है। इन इलेक्ट्रॉन के दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो क्या बोलते हैं अपन, आयनाइजेशन। और इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी सप्लाई की और वो ऊपर जंप किया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। फिर हमने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, देखो लॉजिकली सोचना है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो वो उधर रहेगा नहीं, वो वापस नीचे आने वाला है, डी एक्साइट भी होने वाला है। तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वर्ड साथ में चलेगा और आयनाइजेशन भी साथ में चलेगा। अब ये कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, हाउ टू सप्लाई एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को कौन एनर्जी सप्लाई कराता है, तो दो, एक तो लाइट, फोटॉन्स के मामले में हम लोग उसको हीट भी दे सकते हैं, मतलब एनर्जी अपन लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में उसको सप्लाई करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को फोटॉन्स के टर्म में अपन एनर्जी सप्लाई करेंगे। क्या सेकंड क्या होता है, कोलिजन। अब ये क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन, एक मिनट यार, किसी ने कॉल कर दिया। हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये विथ एटम के साथ जो कोलिजन वाले क्वेश्चंस है वो खास करके एडवांस में आते हैं। जेईई मेन में एक आध दो क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बेस्ट। ठीक है, तो दो जगह से क्या हो जाता है, दो जगह से अपन एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, जिसका अपन ने एनर्जी सप्लाई बाय फोटोन देख लिया था। मैंने क्या बोला था, एनर्जी सप्लाई बाय फोटोन में जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए। जैसे सपोज 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 4 में जा रहा है, तो जैसे 10.2, 12.09, 12.7 एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होगी, जैसे फोटोन है इतने का तो एक्साइट करेगा क्या,
एक्साइटेशन नॉट पॉसिबल। बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10.2 है तो कहां पे एक्साइट करेगा? 1 से 2 पे। सपोज 12.75 तो कहां पे एक्साइट करेगा? तो फोटोन की एनर्जी जो गिर रही है वो एग्जैक्टली एक्साइटेशन होने के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए उसका डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। कहीं ध्यान में रखना, इसमें बहुत सारे लोग मार खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया केस वन। केस वन क्या हो गया फिर? ये तो हो गया कौन सा? एक्साइटेशन हो गया, राइट। आयनाइजेशन होना है तो हाँ, एनर्जी जैसे 13.6 है तो एनर्जी इफ इट इज ग्रेटर देन 13.6 तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एटम के भी वो न्यूक्लियस के चक्कर में कुछ नहीं रहेगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया। ठीक है, तो आयनाइजेशन हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइंडिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करे वो वहां से निकले। ठीक है, अब सपोज एनर्जी, अब जो फोटोन है उसकी एनर्जी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तभी भी आयनाइजेशन होगा। और जो बची हुई एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? मैंने क्या बोला था, जो अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था, अब बोलेंगे कि उसको स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल लगेगा, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी आई, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपने, मैंने क्या बोला आपको, इसको इस पूरे टॉपिक में क्या बनाना है? लॉजिक। लॉजिकली सोचोगे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 फॉर्मूले बस मॉडर्न फिजिक्स में, एक्सरेज तक, न्यूक्लियस पूरा आपको बुला रहा है कि जो अपन करने वाले वैसे। ठीक है, अब इसके बाद अपना केस 3 कौन सा था? सप्लाई बाय कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो, हाँ वो एक्साइट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो कहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल है? इन दोनों का 10.2 है ना, आपको पता है ना 1 to 3 का कितना है? 10.2। 1 to 3 का 12.09 और 1 to 3 का 12.75। ये कुछ कुछ नंबर्स याद रखो क्योंकि कभी कभी काम में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको मतलब, तो अब इलेक्ट्रॉन आया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसको कर दिया, जो बची हुई उसको बाकी वालों को मिली, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन तो अपना हो चुका था। अपने को आज क्या करना था? हाँ, फिर मैंने डी एक्साइटेशन केस बताया था, जब जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो उसके बाद क्या होता है? वो डी एक्साइट होता है। अब डी एक्साइट जब होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बराबर, क्योंकि जो फोटॉन्स निकलेंगे उसकी वेवलेंथ ने अपन ने ड्रॉ कर दिया, तो उसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताए थे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस कितने हैं। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, NC2 क्या, n इंटू एन माइनस 1/2। और ड्यूरिंग वन ट्रांजिशन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलते हैं? n-1 इतने। ठीक है, दिमाग में है सबके? चलो अब अपने को लास्ट का जो अपने को करना था, ठीक है, लास्ट का अपने को करना था। फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट को, खास करके नीट वालों के लिए एक स्टूडेंट को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। वो अभी स्टूडेंट नहीं रहा, वो अभी आपको नीट के कुछ कुछ फंडे देगा, पढ़ाएगा। ठीक है, मतलब कैसे क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से, हाँ तो क्वेश्चन कैसे को अलग अलग तरीके से कैसे सोचना है, उसको अभी बाजू में ही बैठा है तो उसको मैं बुलाऊंगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर आपको उसके अलग अलग ग्रुप्स में ऐड करूंगा। ठीक है गाइस, और उसके कुछ कुछ हम लोग सेशंस भी रखेंगे, ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन में क्या होगा कि कैसे फॉर्मूला बेस, मतलब जैसे अपन ने अभी तक लॉजिकली पढ़ा है, बट लॉजिकली पढ़ना एक हद तक सही होता है नीट, बट आपको सपोज नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फास्ट करना है, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रटने भी पड़ते हैं। मैंने बोला था ना, रिवीजन के टाइम में 1 साल आपको फॉर्मूला रटने हैं, बट फॉर्मूला का थोड़ा सा रीजन भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला के वेरिएशन पता होने चाहिए। ये तो सिंपल फॉर्मूला रटते गए आप पहले से, तो रट्टेबाजी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप टॉप नहीं कर सकते। टॉप करने के लिए आपको फॉर्मूला भी रटना है, एट द सेम टाइम उसका लॉजिक भी समझना है। ठीक है, तो वो सब कुछ बताएगा। अब तो अभी मैं आपको पहले एक क्विकली चीजें बताता हूँ, ठीक है, दिमाग में रखना। चलो अब पहले बचा हुआ जो पार्ट है वो खत्म कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार, 1 मिनट मुझे जरा देखने दो। इतना हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है।
अब तुम लोग ना पहले मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पहले बताओ, चलो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जेड की वैल्यू तो हो गई 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। अब मैंने सपोज ऐसे बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसको इतनी एनर्जी दे दी कि ये एक्साइट होके 1 2 3 पे गया, ठीक है, 3 पे गया। तो जब इलेक्ट्रॉन 3 पे गया तो मुझे तो डी एक्साइट होके कहाँ कहाँ पे जा सकता है, कौन से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल सकते हैं, कौन से नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल सकते हैं, मतलब मैं ऐसा बोलूं कितनी वेवलेंथ निकल सकती है यहाँ से, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कॉम्बिनेशन में कितनी निकल सकती है। 3 से डायरेक्टली 1 पे भी जंप मार सकता है वो, एक निकल गई बराबर, ये वेवलेंथ निकल सके लेट्स से लैम्बडा 1। फिर क्या कर सकते हो 3 से, अरे NC2 बोला था ना मैंने, NC2 राइट, तो कितनी थी, ठीक है 3 थी। तो एक सपोज 3 से 2 गया और 2 से 1, तो 2 से 1 में दूसरा कलर मार लेता हूं। अब किसी ने बोला ये सारे के सारे वेवलेंथ, ठीक है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और इसमें इसमें जो लैम्बडा 3 निकले वो लैम्बडा 3 राइट। किसी ने बोला कि ये सारे के सारे वेवलेंथ कितने होंगे ये बताना है, ये सारे के सारे वेवलेंथ कितने हैं वो बताना है। कैसे करोगे, ये सारे वेवलेंथ निकालने मुझे, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, ये सब वेवलेंथ मुझे निकालने हैं, वैल्यूज बताओ, ठीक है। अब तक मैंने वो फॉर्मूला दिया नहीं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एकदम स्टार्टिंग में, राइट। अभी जितना भी मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आप कैसे निकालो, ऑब्जेक्ट तो अभी तक जो किया है उसमें कैसे निकालोगे बताओ। इसका एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज इतना मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट लेक्चर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी थी, मतलब एनर्जी का जो फॉर्मूला था आपको याद, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है एनर्जी, तो क्या था, हाँ 12 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, एक्चुअली प्रॉपर इसमें निकाला 12,431, हाँ तो हाँ 12,431 डिवाइड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ये जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब तुम कोई एक बात बताओ, चलो पहले मुझे तो लैम्बडा 1 निकालना है, तो ये जंप कहां से कहां पे मारेगा, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन ने जंप कहां से कहां पे मारा, 3 to 1 पे। जब 3 to 1 में जंप मारता है तो कितनी एनर्जी निकालता है बताओ। 3 to 1 में डेल्टा ई, मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3 to 1 कितना है, 12.09, डायरेक्टली याद था कि नहीं, याद है ना, हाँ, कैसे किया था अपन ने वो, हाँ, ये माइनस है ना, हाँ मतलब E3 माइनस E1, एनर्जी 3 मतलब -1.51 -13.6, तो आंसर कितना था अपना, क्रोसिन, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर कितना था 12.09, तो मुझे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी थी। तो कोई बोलता है लैम्बडा कितना होगा, फिर लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है, 12,400 डिवाइड बाय क्या, 12.09, जो भी अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। उसके बाद लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है, किसी ने बोला लैम्बडा 2 निकालना है, तो क्या करोगे, कितनी एनर्जी निकली, डेल्टा ई कितना, 3 से 2, तो 3 से 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, E3 माइनस E2, कितनी एनर्जी निकलेगी यहाँ पे बताओ मुझे, -1.51 माइनस, मैं भी यहाँ पे लिख के रखता हूँ, -1.51 माइनस कितना, -3.4, -3.4, अभी आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में आपको करना है। तो 3.4 माइनस 1.51 कितना है, 3.4 माइनस 1.51 कितना है, डेल्टा 1.89, ठीक है। तो मुझे तो 1.89 है, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे तो लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी होगी फिर, देखो ना, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या, 12,400 डिवाइड बाई ई ना, हाँ तो 12,400 डिवाइड बाई कितना, 1.89, जो भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और सिमिलरली 2 to 1 में क्या आएगी, E2 माइनस E1, ये तो पता ही है ना 2 to 1 वाली, हाँ कितना 10.2 ना,
याद है ना डायरेक्टली 10.2 वाली, ठीक है। तो ये डायरेक्टली 10.2 कर लो, तो डेल्टा ई 221, ये आपको समझ में आ रहा है सबको कि कैसे अलग 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 लैम्डाज अपन ने कैलकुलेट किए। बट इससे इसमें किसने किए, अपने को इसमें किसका कैलकुलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक तो अपने फॉर्मूला से किए, देखो ये एक वे है लैम्डा निकालने का, वही अपने को पता है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस पता है, अपने को एनर्जी लेवल्स पता है, एनर्जी लेवल्स पता है। अब कोई भी आइटम, जैसे मैंने Z इज इक्वल टू 1 के लिए दिया, यही सम लिथियम के लिए होता, बेरिलियम के लिए होता, तो Z इज इक्वल टू अलग अलग करते और सीधा का सीधा इस फॉर्मूला में डाल के ऐसे आंसर आता, राइट, बराबर। अब इसके साथ साथ ना और एक अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, और एक इजी फॉर्मूला है, इससे भी कभी कभी ये भी इजी होता है, कभी कभी ये भी इजी होता है, बट वो आपको देखना है कैलकुलेशन के हिसाब से कौन से क्वेश्चन में क्या जाएगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन बताएगा, राइट। तो और भी एक इजी फॉर्मूला होता है जो मैंने कल पिछले बार बताया था, कौन सा, राइट। अब कहां से आया होगा ये फॉर्मूला, बताओ कहां से आया होगा ये फॉर्मूला, वही तो दिख रहा है, बराबर। कहां से आया है, एनर्जी का, एनर्जी कितना होता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना होता है, एनर्जी वाला फॉर्मूला, बिल्कुल। तो एनर्जी वाला फॉर्मूला कितना है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितनी होती, -13.6। वो पूरा का बड़ा बड़ा फॉर्मूला मत बताओ मुझे, बस -13.6 इंटू क्या, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, एक न्यूक्लियस है, ये अलग 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 ऑर्बिट्स है, ऐसे 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 जो भी है, अपन ना डॉट 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 कर लेते हैं, डॉट डॉट, पता नहीं। अब सपोज N1 ऑर्बिट है, N2 ऑर्बिट है, ठीक है गाइस, यहाँ पे मतलब दिख रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। N1 ऑर्बिट है, N2 ऑर्बिट है। अब किसी ने, किसी इलेक्ट्रॉन ने, अब हम लोग किसकी बात करें, एक्साइटेशन क्या डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, क्योंकि एक्साइटेशन तो हो गया है, कहां से एक्साइटेशन होगा, इधर फोटोन आया होगा या इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ होगा, एटम का कोलिजन हुआ होगा, कहीं से भी उसको एनर्जी मिली होगी या हिट किया होगा, ठीक है, जो भी है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट हो चुका, पहले ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइट हुआ कोई भी लेवल पे, अब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है कोई लेवल पे। अब इसमें ना ये मतलब ये मैं जस्ट दिखा है डॉट डॉट, इसमें पता नहीं N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, N1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। अभी जब डी एक्साइट करता है तो यहां से क्या निकलता है, फोटोन, और फोटोन की एनर्जी होती है, राइट, मतलब फोटोन की क्या होती है, वेवलेंथ। तो ये फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो कैसा निकालेंगे भाई, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एनवर्ड ऑर्बिट, दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, और क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो मुझे होता जो डेल्टा ई आया वो कितना आया, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट क्या होगी भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे के ऐसे रखो, इंटू क्या, जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्या, जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। इसमें प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो, ठीक है। अब ये हो जाएगा इधर प्लस, और फिर मैं पूरा का पूरा देख लो यहाँ पे डेल्टा ई, ठीक है। तो डेल्टा ई जो आया इतना आया, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे 13.6 इधर प्लस है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, और जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे, इंटू जेड स्क्वायर को कॉमन निकालेगा, क्या बचेगा, 1/N1 स्क्वायर, ये प्लस हो गया ना, -1/N2 स्क्वायर, ये बच गया। और ये हो गई एनर्जी जो निकली, ये जो होगी ना, यही तो डेल्टा ई है ना, जो फोटोन की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। एंड फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hc/लैम्बडा। तो एक बात मुझे बताओ, ये डेल्टा ई को hc/लैम्बडा लिया, जो भी फोटोन निकला, तो hc/लैम्बडा को, इस hc को यहाँ पे लेके आओ, इसी इसी इसमें दिखा दूं भाई, इसी इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि तो ये इस hc को यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे क्या होगा 1, और यहाँ पे नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा, hc। ये समझ में आ रहा है, h की वैल्यू तुमको पता है, c की वैल्यू तुमको पता है, ये वैल्यू तुमको पता ही है। इस पूरे को जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, आर। रेडबर्ग का स्पेलिंग क्या है,
रिडबर्ग, RYD, रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट? बराबर है? स्पेलिंग में थोड़ा गाइस थोड़ा अपना प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, ठीक है? तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट में अब यहाँ पे देखो 1/लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, R, जिसको मैं अपना ग्रीन कलर में लिख देता हूं, ठीक है? Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली कितनी लेते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, मतलब किसी को याद रखना है ना, तो 10 नंबर तो तुमको याद है ही। उसके बाद 10 के बाद क्या आता है? छोटा करेंगे तो 9, 6, 7, 8। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब ये जो है, अभी लैम्बडा, अभी ये पूरा का पूरा देखोगे तो 1/लैम्बडा है, तो टू द पावर मीटर -1, राइट? इसको अपन अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं गाइस, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 7 लिख देते हैं, ठीक है? इसको समझ में आ रहा है? हाँ, पे 0 0 अभी आ रहा है। तो 10 टू द पावर 7, ठीक है? इतना, इसको एक मिनट जरा थोड़ा सा, 10 9 6 7 0 0, ठीक है? बट आप लोग को क्या याद रखनी है डायरेक्टली, इतना दिमाग में डालना, ठीक है? बट ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब दिया रहता है, अपने को डायरेक्टली काम में आएगा कब। और जो क्वेश्चंस आएंगे नीट एंड जेईई मेन में, इवन एडवांस में भी, इसके ऊपर, इसमें आर की वैल्यू की डालने की भी जरूरत नहीं होती, वो सब कट कट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बनता है जो आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है guys, ठीक है? मैं अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर जो अपना लास्ट का लेक्चर होगा इसका, इसमें मैं आपको एक्सरेज पढ़ाऊंगा। मैं भी आज एक्सरेज नहीं पढ़ाऊंगा, एक्सरेज आधे घंटे का काम है, वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन थे इसके ऊपर की, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस में अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है? जो कोलिजन के, मैक्सिमम कोलिजन के क्वेश्चंस में, कैसे कोलिजन के क्वेश्चंस भी काम में आते हैं, कैसे एनर्जी लॉस है, वो सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट का चैप्टर अपना भाई, उसके बाद लास्ट का चैप्टर कौन सा, न्यूक्लियस, बकवास चैप्टर है, फुल थियोरेटिकल है। फिर मतलब मेरे पार्ट वाला फिजिक्स ओवर हो गया, मतलब उसके बाद अपना ये मैग्नेटिज्म ईएमएफ बचा है ना आपका। हाँ, फिर मैं ऑफलाइन सब जगह पे ट्रिप मारूंगा इसी के ऊपर, इसके ऊपर के ऑफलाइन की ट्रिप होगी अपनी। मैग्नेटिज्म जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरी ट्रिप चालू होगी, मैग्नेटिज्म के पहले स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि तब तक लेक्चर्स उनको भी लगेंगे ना, जो अलग अलग ऑफलाइन टीचर्स है अपने, उनको भी लेक्चर्स तो लगेंगे। तो मेरी ऑफलाइन की ट्रिप मैग्नेटिज्म के बाद होगी, उसके पहले नहीं होगी। ये देखो नहीं, मैजिक के जाते हैं, देखो यार। ये लिख के हो गया गाइस, ये लिख के हो गया भाई, लिख के हो गया क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो ही बहुत ही बकवास है चैप्टर, उसको ऑफलाइन पढ़ाओ ऑनलाइन पढ़ाओ कुछ नहीं होता वो। छोटे छोटे चैप्टर्स को आप इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है? लिख के हो गया आपका, मतलब तो मैं पहले क्विक इसका इंट्रोडक्शन कर लेता हूं मैं। भाई आ जाओ, ये एक बार तेरे को बुला, एक बार मैंने ऑनलाइन में बुलाया था ना इसको, तो एक बार आया था, एक बार तू आया था ना? इनका शायद नहीं, तो इनका ही था वो, मुझे लगता है कि आप लोग का एक लेक्चर था, इसको बुलाया था एक बार। अंश तू था क्या? नहीं, मतलब तुझे कैसे पता होगा भाई, तुमको पता है क्या? हाँ, ये नीट स्टूडेंट मतलब था, ठीक है? अभी गाइस इसका नाम है अंश। हाँ, मैंने इसके बारे में बताया था कि जो मुझे बहुत परेशान करता था, मैंने बोला कि कभी भी रात को 10, 10:30 11 बजे वॉइस नोट भेजता था, बट परेशान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? परेशान नहीं करोगे
तो भाई रिजल्ट नहीं आएगा। देखो नहीं बोलता, साइंस छोड़ के कॉमर्स में आते हैं। ठीक है। तो देखो मतलब मैं मुझे उसके बारे में क्यों बताना है, अभी देखो, अभी ये इसको बोलने की बहुत अच्छी आदत है, और ये एक अच्छा खासा मतलब एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग को। ठीक है। तो जैसे ही अपना नीट जो है, देखो नीट एंड जेई में फर्क है। क्या फर्क है? जेई में एक लेवल ऑफ थॉट चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे क्या कैसे आया है। ठीक है अंश, मुझे लगता है कि तूने जो मतलब जो तुझे मिला था, तो तूने जो मैकेनिक्स था, सिर्फ मैकेनिक्स में दिमाग लगता है, और तूने पूरा का पूरा कहाँ से देखा था मैकेनिक्स? आपकी जेवाईसी जेवाईसी से राइट। मतलब ये जब आया था तो मेरे को ऐसा लगा था यार, इसको मैं अभी 6-7 महीना कैसे पढ़ाऊं। बट इसको मानना पड़ेगा, पूरी की पूरी वीडियोस जेवाईसी वाली वीडियोस है, मतलब इजी इजी करके नहीं, जेवाईसी में। हाँ कोविड में था। हाँ कोविड में था, तो कोविड भी हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे पूरे के पूरे वीडियोस देख लेते, तो मैकेनिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगता है। ठीक है। बाकी सब जगह पे कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होती है, जो आपको याद रखना है, बट फॉर्मूला कहाँ से आना है पता होना चाहिए। एम्स का टाइम अलग था, एम्स में तो पता ही होना चाहिए, एम्स इज लाइक एडवांस। ठीक है। मैं तो बोलता था इसके लिए, इसके जैसे के लिए एम्स होता तो और बेनिफिट होता, क्योंकि सब लोग एडवांस के हिसाब से नहीं पढ़ते। तो ये तो एक्चुअली प्रॉपर जेई में जे एडवांस के हिसाब से पहले 1-1.5 साल तो ऐसे पढ़ा, बाद में तूने फॉर्मूलाज बनाया। तो जो भी इसकी जो जर्नी है, ठीक है, वो आपको पढ़ा के शेयर करेगा। मतलब मैं इसके कुछ कुछ लेक्चर्स रखने वाला हूँ, इवन ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह पे। ठीक है। तो जो लेक्चर्स लगेंगे, लेक्चर्स मतलब कैसे कि वही टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। मतलब इजीली इजी कैसे करना है, कितने फॉर्मूलाज बनाने हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं, लास्ट के 3 से 4 दिन, नहीं लास्ट के 10 दिन में 3 बार तो तू घर पे आके पेपर सॉल्व किया था, बराबर। मेरे घर पे बाजू में बैठा था, बाजू में बैठ के पेपर सॉल्व किया था, और मेरे घर में सबको एंट्री नहीं है। ठीक है। बट इसने डेडिकेशन दिखाया था कि भाई इतना करूंगा मैं, ऐसे करूंगा। और इनका तो कोविड बैच है, तुम्हारा तो अभी तुमको तो अभी तुम तो मिल रहे हो, तो इसलिए तुमको घर आने की जरूरत नहीं है। ये तो सर हम भी आ जाएंगे। ठीक है। अभी अभी तुम्हारा बैच नहीं है, तुम्हारा बैच तो अभी जा चुका है, इनका कोविड बैच है ना पूरा 2 साल। ठीक है guys? तो बस इतना दिमाग में रखना। इसके में इसके सेशंस खास करके सिर्फ नीट के लिए होंगे। और कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 तरीके से कैसे करना है, 2-3 तरीके से कैसे करना है क्विकली, अंश तू बताएगा। क्योंकि तेरा तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना तो अभी तू फ्री ही है। ठीक है। और अभी भाई ये मुझे पूछ रहा था कि सर अभी करूँ क्या, मैं बोला अभी जाके जिम विम चालू कर, अब स्टड बनना चालू कर। बट क्या, अच्छा कॉलेज मिलने के बाद, अब इसको 690 प्लस माइनस आ रहा है, क्योंकि कीज में आगे आगे पीछे अभी जो एक्चुअल एनटी की कीज निकली, तो ये कंफर्म केईएम एंड कंफर्म एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, बाकी सारे कॉलेज को मिल रहे। आप समझ रहे हो, बाकी सारे एम्स मिल रहे हैं। अभी इसका चॉइस है, बट ऐसे कॉलेज में पहुंचने के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको जिंदगी में क्या करना है। अभी ये मजा मार सकता है, समझ रहा है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। 12th के बाद जैसे आपका भी 12th खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप निकलोगे। ठीक है। तो हेलो डॉक्टर जी बोलने लगे तुम। ठीक है। तो आप एक बार अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, उसके बाद जो करना है करो। फिर हमारे घर की जो कीज जो है ना, वो भी आपको दे देंगे, आपको जो करना है इधर पार्टी करो। ज्यादा ही बोल दिया मैंने, रिकॉर्डिंग चल रही। हो गया यार। ठीक है। ये देखो, बोलते सर क्लब लेके जाओ। अरे भाई पहले तुम अच्छा कुछ, ठीक है, पढ़ लो, रिजल्ट निकाल दो। ठीक है। टॉप करवाओ, उसके बाद देखेंगे। राइट। अब इसका नीट में टॉप 500 में रिजल्ट आएगा, तो ही कर सकता है ना। तुम्हारा तुम्हारा भी तो होना चाहिए, मतलब एकदम हक से आना चाहिए भाई, कि भाई हाँ हमने किया सर, अभी चलो अभी पार्टी दो, अभी इधर उधर देखो क्या अब मैं वो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। यस तेरे को बाद में देखते हैं। यस घाटी कुछ कुछ लिख रहा है। ठीक है। ठीक है guys, तो अभी अभी तुझे मैं बता दूंगा कि कब 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 कहाँ कहाँ पे, पहले ऑफलाइन कुछ सेशन यहाँ पे भी ले, और फिर ऑनलाइन में सबका। ठीक है guys, लेकिन सिंपल सी बात है, अ, तुम लोग को भी 1.5 से 2 महीना, ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगा उसके बाद, शायद ये एम्स जाएगा तो बाहर चला जाएगा, या केईएम अभी मुंबई में रहना है इसको, बाहर जाना है, वो डिसाइड करेगा खुद। सपोज यहाँ पे रहा तो अंदर अंदर आते और जाएगा वो, तब तक ये 1.5 से 2 महीना तो अपने साथ तो है ही हो। ठीक है। तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से नीट के हिसाब से गाइड भी करेगा। ठीक है। और तुम्हारा दोस्त टाइप बन सकता है, क्योंकि तुम एक ही उम्र के हो, एक हाथ साल आगे पीछे हो। राइट। चलो हंस, तेरे को मैं करवा दूंगा। तुझे कुछ बोलना है?
देखो ये क्या बोल रहा है। देखो मैं इसको क्या बोला, एकदम सिंपल। देखो इसको मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, जिनके पास बोलने की कला है ना, मैं आपको बताऊँ सिंपल सिंपल तरीका। ये आप जब आपका जो भी बैचलर्स करोगे 4 साल के ड्यूरेशन में, इसको मैंने वही बोला, पढ़ाना चालू करेगा, ये 4 साल का खर्चा भी खुद से निकालेगा। ठीक है, मतलब इवन तो इतना, मतलब आपको तो पता है ना, एजुकेशन में पैसा तो है ही, इसलिए तो बाइजूस और अन अकेडमी और इतना करोड़ों में मार रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे पास देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस सिंपल सी बात है, आप उसको मतलब, लेकिन कब, बट आपके पास वो टैलेंट भी तो होना चाहिए, पढ़ाने का टैलेंट भी होना चाहिए। एक होता है पढ़ने का टैलेंट, दूसरा होता है पढ़ाने का टैलेंट। अब इसके ऊपर है, ये बहुत बोलता था, ये मेरे बाजू में बैठता था, ये खुद ही बोलता है ये करो वो करो, तो पढ़ाने का टैलेंट, तो जिसके ऊपर जो बोलने का तरीका है, जैसे सोहम, देखो सोहम चिंदारकर भी काफी अच्छा खासा बोलता है, राइट। अच्छे कॉलेज में जाओ, उसका यूटिलाइज करो, पूरे 4 साल में पैसा भी कमाओगे। ठीक है, आविष्कार को भी तो करना चाहिए, आविष्कार तो बहुत डाउट सॉल्व करता है, मुझे पता नहीं, वो अभी आविष्कार ने भी काफी अच्छा खासा बोला था। पर जो भी है, अच्छे टॉप कॉलेज में जाओ और खुद का पैसा कमाओ 4 साल में। ठीक है, और फिर पेरेंट्स वेरेंट्स किसी को पूछने की जरूरत नहीं, पैसा कमाने का, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, चलो चलो, मैं तुझे मैं बाद में कांटेक्ट कर दूँ। ठीक है, बाद में, अभी चल रहा है। अरे शिवम सर आ जाओ ना। देखो शिवम सर ग्रीन बन के आए हैं थोड़े से, देखो। हाँ, वो थोड़े मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। हाँ सर, चलो ग्रीन ग्रीन हो गए, ग्रीन ग्रीन लगा रहे हैं। चलो, तो ये सर ने पढ़ाया ही था, राइट। ये तो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, अभी दिमाग में रखना है आपको, इस फॉर्मूला को यूज करके फटाफट फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो 1/λ r z स्क्वायर 1/n² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो आप इधर लैम्डा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको जैसे एनर्जी लेवल्स के मैंने एनर्जीज बताए थे, उनका डिफरेंस ढूंढ के ये वाला यूज कर सकते हैं। बराबर, ये दो ही चीजें हैं लैम्डा ढूंढने के लिए, याद होगा आपको। ठीक है, अब इसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ थेरोटिकल चीज। ठीक है, कुछ लाइन से जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, लास्ट का चीज है, उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ पे और एक लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, और फिर 7 से भी आएगा वो। तो अब मुझे बताओ, अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो चुका है। ठीक है, अब एक्साइट होके जब वो 1 पे आता है, देखो कहीं पे भी होगा वो, 1 2 3 4 5 6 कहीं पे भी 1 पे आता है। जैसे यहां से 1 पे आ सकता है, यहां से 1 पे आ सकता है, यहां से 1 पे आ सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। बराबर ना, लाइमन, लाइमन का स्पेलिंग क्या है भाई, स्पेलिंग नहीं पता अपने को, स्पेलिंग लिख दो, लाइमन। हाँ, तो लाइमन, ये लाइमन सीरीज ना, बराबर है ना स्पेलिंग। चलो ठीक है, समझ जाएगा, जब इंजीनियर बनता है ना आदमी तो स्पेलिंग भूल जाता है, तुम भी भूल जाओगे, अभी दिमाग में रखना। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे तो 2 पे आएंगे तो क्या करेंगे, 2 पे आएगा, सपोज n इज इक्वल टू 3 से 2 पे आया, 4 से 2 पे आया, 5 से 2 पे आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन। उसके बाद बाल्मर, बाल्मर। ठीक है, बामर सीरीज। ठीक है, लाइमन बामर। मैंने तो इंजीनियर्स की बात की, तो डॉक्टर्स के तो हैंडराइटिंग भी समझ में आती है। ठीक है, तो लाइमन बामर। उसके बाद क्या होता है, आपको पता है डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि उनको स्पेलिंग नहीं पता होता, तो इसलिए ऐसे कर लेते थोड़ा थोड़ा सा मजा मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए मजा मस्ती कर रहे थे। ठीक है, लाइमन बामर। उसके बाद 3 पे आता है, तो क्या, इलेक्ट्रॉन सपोज जम मार रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो क्या बोलते हैं अपन इसको, पैशन सीरीज, राइट, पैशन, लाइमन बामर पैशन। उसके बाद मैं वापस अभी वही कलर यूज करता हूँ। अब 4 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, मतलब 5 से 4 पे आएगा, या 6 से 4 पे आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में डबल के है क्या, डबल के है क्या सिंगल के, देखो जब। ठीक है,
ये ब्रैकेट हो गया। अब n इज इक्वल टू 5 तक तो हो गया। उसके बाद अब देखो ना, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 तक जंप मारी। अब किसी ने सपोज 6 से 5 पे जंप मारी या यहां से यहां पे जंप मारी, तो क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। फंड, ठीक है, फंड, ठीक है। और ये अभी n इज इक्वल टू 5 पे हो गया। अब n इज इक्वल टू 6 पे जंप मारता है सपोज 7 से, ठीक है। अब 6 पे जंप, कौन सा कलर बचा? ग्रीन ही लगा देते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे जंप मारता है ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्या बोलते हैं इसको? हम्फ्रे, ठीक है। तो ये अलग अलग सीरीज है, राइट। इसमें गाइस विजिबल रीजन कौन सा होता है? ये जो बामर वाला है ना, बामर, ये होता है विजिबल रीजन। विजिबल मतलब यहाँ पे अपने को रेनबो कलर्स वगैरह सब दिखेंगे, अलग अलग वेवलेंथ, ठीक है, विबग्योर वाली, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये विजिबल होता है। इसके बाद ये जो होता है, ये जो होता है, ये कौन सा होता है गाइस? उसके बाद के सब डिफरेंसेस बहुत कम है, तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये होता है यूवी, ठीक है। यूवी मतलब वेवलेंथ बहुत कम, एनर्जी बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये वाली बाकी जो है ना, ये सब पैशन, ब्रैकेट, फंड, हमरे, हमफ्रे, ये सारी की सारी क्या हो गई? कि मैं ऐसे करके लिखता हूं, ये हो गई सारी आईआर, इंफ्रारेड, राइट। तो ये कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। अब सर केमिस्ट्री वाले बैठे, केमिस्ट्री वाले थ्योरी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले तुमको तो थ्योरी पढ़नी होती है, ये फिजिकल में स्टार्टिंग में पढ़ा है ना। एक्चुअली केमिस्ट्री को मानना पड़ेगा, केमिस्ट्री मतलब अभी देखो तो मुझे तो कभी समझ में नहीं आई, बट ये ये आपको सोचो, आप बिना इसका फिजिक्स जाने, मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रॉन, वो उनको तब एटॉमिक में पढ़ाना पड़ता है। एक्सरेज पढ़ा था क्या? एक्सरेज पढ़ाया था क्या? एक्सरेज नहीं था ना? नहीं, वो तो नॉर्मल था ना, नॉर्मल। चलो ये पहले लिख दे रखो, ये लिख के रखो। अब मुझे बताओ, किसी ने बोला फर्स्ट सीरीज ऑफ बामर, ठीक है, पहले यहाँ पे लिखो। तो मुझे सिर्फ, मैं जो वो कर रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर कौन सी होती है बताओ जरा। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर जब मैं बोलता हूँ तो क्या होती है यहाँ पे? 3:2। अरे बामर, बामर 3 से 2। सेकंड लाइन ऑफ पैशन, बताओ मुझे, सेकंड लाइन ऑफ पैशन कहाँ पे होगी? हाँ, 5 to 3। हाँ, तो ये बेसिकली ये क्या है ना, ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा मैप बनना चाहिए, और डायरेक्टली याद रखने के लिए अलग अलग तरीके, जैसे लाइमन हो गया तो फर्स्ट हो गया लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट। अब किसी ने बोला मैंने ब्रैकेट, तो ब्रैकेट n इज इक्वल टू 4 पे जाएगा ना, जंप, देखो ना, ब्रैकेट n इज इक्वल टू 4 पे जाएगा। और मैंने बोला थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट, तो क्या होगा? 7 to 4। अब ये इधर लिख रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है, बट आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इतना पता होगा। उसके बाद तो फॉर्मूला आपको एक ही यूज करना है, कौन सा? 1/λ इज इक्वल टू क्या? R(z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। काम खत्म। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस, छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले वो बताओ मुझे, ठीक है। लिख के हो गए, मैं आगे बढ़ू। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, मुझे रेशियो पूछा है। अरे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एडवांस में आएंगे कोलिजन के क्वेश्चन। मैं एक आध क्वेश्चन आपको बता दूंगा ना, मैंने बोला ना अगला लेक्चर में अपन एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, जहां पे मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना तुम, एटॉमिक सिस्टम में तो इतना ही आता है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन डिवाइड बाय सेकंड सीरीज, फर्स्ट लाइन, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर एंड सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट। मुझे बताओ इनका
रेशियो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ दिस, तो इसका मैंने लैम्बडा 1 लिख दिया, तो सपोज ये लैम्बडा 1 है और ये लैम्बडा 2 है, इन दोनों लैम्बडास का रेशियो बताओ क्या होगा, इन दोनों लैम्बडास का रेशियो बताओ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन एंड सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट। याद करो भाई, ये अभी रिफर मत करो, याद करके करो ना, याद करके करो ना, तो याद होगा। इन दोनों का रेशियो बताओ कितना। कितना है? हाँ, फॉर द सेम एटम ना, ऑब्वियसली फॉर द सेम एटम, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू क्या, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या है, लैम्बडा 1 कितना है, 1/λ1 क्या करोगे, आर इंटू क्या, जेड स्क्वायर। फर्स्ट लाइन क्या होता है भाई, फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन क्या होता है, n1 की वैल्यू कितनी होती है, n1 की वैल्यू कितनी, 1, n2 की वैल्यू 2, तो ये है ना 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है, ये था फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है। अब सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट, मतलब 1/λ2 अपने को निकालना है, वेवलेंथ ना, तो क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट कहाँ पे है, अरे ब्रैकेट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये n1 है, और सेकंड लाइन मतलब क्या, 6, तो 6 से 4 पे जंप मार रहा है, ध्यान रखना, ये नीचे वाला n1 होता है, ऊपर वाला n2 होता है, 6 to 4, राइट, 6 to 4 मतलब क्या, 1/4 स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या, 6 स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, इन दोनों का रेशियो मार लो, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मतलब इन दोनों का उल्टा कर दो, मतलब 1/λ2 डिवाइड बाय 1/λ1, यही तो होता है ना लैम्बडा 1/λ2, बराबर ना। तो इन दोनों का रेशियो करना है आपको, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, लंबा सा है, चेक करो। आंसर कितना है, फाइनली कितना आंसर है देखो, नहीं, यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एंड सेकंड लाइन ऑफ वामन, भाई ये सेकंड लाइन है ना, फर्स्ट लाइन थोड़ी है, फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट इज 5 to 4, फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट इज 5 to 4, इधर सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट बोला है। मुझे तो एक समझ में आया ना, ये हो गया। अब हर एक अलग अलग आ रहा है, अभी मुझे क्या, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, भाई करो जरा। बहुत सारे लोगों को, एक कुछ लोग का 108/5 आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ 54/10 ना, हाँ तो नहीं, ओके कुछ वो है। भाई क्या है आंसर, 108/5, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ये मान के कि आपने किया है, ठीक है,
चलो तो ये आपको समझ में आया, लेकिन समझ में आया कैसे करना है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ, इसमें कोई अभी तक दिक्कत है? ठीक है, चलो। तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ये तो हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल, मतलब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप ऑटोमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे। सिर्फ एक एक सुनो सुनो, एक पॉइंट सिर्फ मुझे आपको दिमाग में रखना है। गाइस गाइस गाइस, सिर्फ एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, जो मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे होता है ये जो न्यूक्लियस है, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, ये पॉइंट भी कभी कभी आएगा अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल पे। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ये शायद मैंने, मतलब अभी ये जो चीज है ना, मैंने ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन अब तक आपका नहीं हुआ है, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना दिमाग में रखना, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे, न्यूक्लियस अपना फिक्स होता है, राइट? ठीक है। अब सपोज सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस को सपोज कंसीडर किया जाए, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक्चुअल में देखा जाए, आपको एक चीज पता है, मतलब ये मैं बाद में आपको, मतलब ग्रेविटेशन में होता है ये चीज, पर अभी दिमाग में रखो कि जैसे अर्थ है, ठीक है, और जो भी अपन सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं, वो अर्थ के ऑर्बिट पे ऐसे घूमते हैं, जनरली इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन अपन सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है, अपन सर्कुलर की बात करते हैं, सर्कुलर में घूम रहे हैं। पर आपको पता है एक्चुअल में अर्थ के आजू बाजू में सैटेलाइट घूमता है, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं मैं, ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें, अर्थ एंड जो सैटेलाइट, ये दोनों अपने, उन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। यस, तो अब जैसे न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज मैंने इसको बोला यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो एक्चुअली दोनों चीजें, मतलब न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन भी उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। मतलब मैं यहाँ पे भी दिखा दूं कि ये अपना न्यूक्लियस है और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कौन सा हो गया? ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता है बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है, ये इसके अबाउट घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का सर्कल ये होगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन का सर्कल, ये इसका सेंटर ऑफ मास का रेडियस, ये, ठीक है, मतलब ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस की। और जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कहाँ पे घूमेगा? इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, ये जैसे पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस सर्कल पे। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे। बट ध्यान में रखना, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, गाइस गाइस गाइस, हाँ, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर ही आ जाता है। ये तो जनरली क्या होता है, और हर एक पॉइंट पे जब न्यूक्लियस यहाँ पे आएगा घूमते घूमते, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास उधर ही रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कभी हिलता नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना, इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, तो आपको ज्यादा से अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने घूमता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ये ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस ऐसे, तो न्यूक्लियस भी घूम रहा है, सोचो आप। बट मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के ऊपर ही आ जाता है। बहुत बड़ा है ना, ठीक है। बट नहीं है, सपोज नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है। तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर घूम रही है, तो एक दो पॉइंट को एक पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हाँ, राइट, म्यू। तो बेसिकली ये चीज आपने, मैंने आपको बोला था ना, जैसे मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, तो डीसी पांडे की थ्योरी वेरी पढ़ा करो, मॉडल्स की थ्योरी पढ़ा करो, उसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने लेक्चर में स्किप की रहती है, 8 to 10%, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, ये वाली जो चीज है यहाँ पे, जैसे इसको मैंने कन्वर्ट करूं, और मैंने बोला न्यूक्लियस को इधर ही रख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो है, ये रिड्यूस मास, मतलब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना,
अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका मास आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मास आएगा m, उसकी वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये जैसे पता होना चाहिए। मतलब जितने भी अपने फॉर्मूलाज थे, पता है अपने जो फॉर्मूला डिराइव किए थे एम वी स्क्वायर बाय आर वगैरह के फॉर्मूले डिराइव किए थे, जिसमें जो एम यूज किया था विच इज मास ऑफ, जो एम को ये अभी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा ये टर्म। ये जैसे एक छोटा सा मैंने आपको, काम नहीं आता है पढ़ाने के लिए, मैंने पढ़ा दिया पर काम नहीं आता ज्यादा। ठीक है, आया कभी एडवांस वगैरह में तो आएगा उसका यूज। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में बाद में एडवांस की इसमें करवा दूंगा। ठीक है, चलो 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, देख लो सब लोग। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा होता है। ठीक है, मेरे को चलो एक क्वेश्चन फटाफट कर लो, इजी इजी क्वेश्चंस है, इजी इजी क्वेश्चंस है। क्या क्या दिया है देखो सब लोग। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विच इज हैविंग टोटल एनर्जी, विच इज हैविंग टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले आप खुद करो क्विकली, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। Calculate the angular momentum of electron in a hydrogen atom which is having total energy minus 3.4 electron volt. अरे फटाफट करना है आपको। देखो अभी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि अपना क्लास चल रहा है, इसीलिए बाद में जिसका नहीं होता है आपको खुद को घर पे जाके होमवर्क करते आना है। ठीक है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विच इज हैविंग टोटल एनर्जी दिस। तो टोटल एनर्जी कब होती है याद रखने के लिए बोला था मैंने, -13.6 पहले वाली होती है, -3.4 सेकंड की होती है। तो n इज इक्वल टू कौन से इसमें हो, कौन से n में, 2 में है, तो 2 में है तो इसका n, तो एंगुलर मोमेंटम बोला हुआ, एंगुलर मोमेंटम अपना बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एंगुलर इक्वल टू क्या, एन एच अपॉन 2 पाई, जिसमें n की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू यहाँ पे 2 करेंगे क्योंकि यही तो पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन 2 डालेंगे तो आंसर कितना है h अपॉन पाई। मेरा h अपॉन पाई मेरा आंसर है। अब गाइस अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाइड्रोजन नहीं, किसने बोला, HELI लिथियम। तो लिथियम के लिए, अब लिथियम बोला इसने, लिथियम है, तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, अब जेड की वैल्यू सपोज 3 होती है, तो जेड की वैल्यू 3, और किसी ने बोला जेड की वैल्यू 3 है, तो आपको पता नहीं इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब कितना 9। तो इसमें इंटू 9 करो कितना होता है, 3.4 इंटू 9 कितना होता है 30.6। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, ये जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी सपोज ऐसा बोला तो आप क्या करोगे, सेम आंसर वही है ना, n इक्वल टू 2। तो इन शॉर्ट अपने को ये सारे वैल्यूज मैंने आपको बोला ना याद रखने हैं, और बाकी सब कैलकुलेशन का गेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन मल्टीपल बन सकते हैं, बस आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन फटाफट देखो, आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। शो द प्रीवियस स्लाइड, ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे कल फटाफट करो।
पॉसिबल वैल्यूज फाइनल स्टेज है, थोड़ा सा स्टेट फाइंड द व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2 ये बोला हुआ है, ठीक है। अब कोई एक बात बताओ, इन हाइड्रोजन एटम assuming Bohr model to be valid, the time period of the electron, देखो time period of the electron is in the initial stage is 8 times, इनिशियल स्टेज में जो है वो, और जो फाइनल स्टेज में है उसके अंदर 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम पीरियड कैसे निकालते, फटाफट बताओ। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, याद है ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा ना। हाँ, वी किसके प्रोपोर्शनल है, वी किसके प्रोपोर्शनल है, अरे भाई याद करो भाई, वी किसके प्रोपोर्शनल है, जेड अपॉन एन, और आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, याद है ना। अरे याद नहीं क्या, वेलोसिटी घूमने वाला जेड अपॉन एन पे प्रोपोर्शनल है, आर इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा जेड स्क्वायर बाय क्या, एन क्यूब। तो ओमेगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन क्या, टी। तो 2 पाई अपॉन टी, तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एन क्यूब ना, एन क्यूब के प्रोपोर्शनल, तो यही निकालना जरूरी था। तो टाइम जो घूमता है उसका टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, राइट, मतलब एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, लेकिन जेड तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ 8 टाइम्स है भाई, 8 टाइम्स है, तो मुझे बताओ टाइम t1 बाई t2 इज इक्वल टू n1 क्यूब बाई n2 क्यूब, ठीक है। अब एक 8 टाइम्स है, दूसरा, हाँ, the initial stage is 8 times that in the final stage 8, तो ये सपोज 8 है, 8 बाई 1 है सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n1 बाई n2 की वैल्यू कितनी आई, 2, मतलब मैंने उल्टा बोला है यहाँ पे, सॉरी गाइस, t2 बाई t1, ठीक है, t2 बाई t1 की वैल्यू है, तो n2 बाई n1 की वैल्यू क्या आई, n2 की n1 की वैल्यू क्या है, 2 बाई 1। तो कौन से पॉसिबल स्टेज होंगे, सपोज n1 की वैल्यू 1 हुई तो n2 की वैल्यू कितनी हुई, 2, n1 की वैल्यू 2 हुई तो n2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, n2 की वैल्यू 3 हुई, n2 की वैल्यू कितनी होगी, 6। ये आंसर है ना, ये द पॉसिबल स्टेट्स, राइट, सो ऑन, आगे जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। आपको समझ में यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे फटाफट फटाफट वी आर, ये अपने को जेड बाय एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, सब याद रहना चाहिए, तभी तो अपन ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 पाई एफ निकाल सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मॉडर्न फिजिक्स में बनते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में ना एक अलग से कुछ तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले, सारे के सारे एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखना आपके। स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन आपको एक्स वर्मा से करना है। एक्स वर्मा के कुछ लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दो जो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, एडवांस वाले होंगे वो। Determine the wavelength that hydrogen atom will emit if electron makes transition from n is equal to 4 to n1 is equal to 2। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ना भाई, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या, आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर, मतलब क्या 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या 4 स्क्वायर। काम तुम्हारा खत्म हो गया ना, और क्या चाहिए, बस से वेवलेंथ निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगी। तुम डेल्टा ई से भी निकाल सकते हो भाई, डेल्टा ई से भी निकाल सकते हो, 2n4 का तुमको एनर्जी लेवल्स पता है ना, तुमको चाहिए तो और एक सेकंड, मेथड 1 ये था, मेथड 1। सेकंड मेथड क्या था, मेथड 2 क्या था, डेल्टा ई बिटवीन क्या 4 एंड 2 ना, और डेल्टा ई कितना होता है 4 एंड 2 का, माइनस देखो माइनस 13.6। अब ये याद रखो ना, था 3.4, 3.4 तो इसका था, उसका क्या था 1.51 माइनस 0.85, तो माइनस 0.85, ठीक है, माइनस माइनस मतलब क्या हो जाता है प्लस 3.
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, इससे डेल्टा ई आया, डेल्टा ई को एच सी अपन लैम्बडा कर दो, काम खत्म तुम्हारा। मतलब दो मेथड से कर सकते हो, ठीक है, दो मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। बट आपको ये मेथड, मेथड 1 इजी है ना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इजी है, राइट। ठीक है, ये देख लो, अभी ये देख लो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में अगले लेक्चर में एक्सरेज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगला लेक्चर आधा पौन घंटे का लेक्चर स्टार्टिंग का अपने सब लोग के काम करेगा। उसके बाद फिर मैं अच्छे एचसी और के क्वेश्चंस और वो कराऊंगा। नहीं नहीं, चेक करो चेक करो। विच एनर्जी लेवल ऑफ ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम, तो जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू कितनी है? 4 है, HELIBE, राइट, 4 हैज द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस, has the same electron orbital radius as that of the ground state of hydrogen। तो रेडियस, ठीक हो, रेडियस ऑफ बेरिलियम है ना, बेरिलियम क्या था, फॉर्मूला क्या था, 0.529। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एन स्क्वायर अपॉन क्या था, जेड। तो रेडियस ऑफ बेरिलियम था, राइट, जेड ऑफ बेरिलियम। और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.529 इंटू क्या, एन स्क्वायर अपॉन क्या, जेड ऑफ हाइड्रोजन। अब बोला है विच लेवल ऑफ ट्रिपल आयनाइज्ड बेरिलियम एटम हैज द सेम रेडियस ऑफ दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है ना, यहाँ पे तो 1 स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को सेम करना है, रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, दोनों को सेम करना है, ये 0.5 सेम ही है। तुम डायरेक्टली देख सकते हो ना, इसमें जेड की वैल्यू क्या है, आप देखोगे एन स्क्वायर, जेड ऑफ बेरिलियम कितना है 4, और यहाँ पे 1 स्क्वायर, डायरेक्टली आप मतलब कुछ करने की भी जरूरत नहीं, जेड ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1। तो आंसर कितना हुआ, एन की वैल्यू कितनी है 2 आई ना, सिंपल। इसका मैथ्स अच्छा है, सब करने की भी जरूरत नहीं भाई। हम्म, मतलब कैसे, ये देखो, ये फॉर्मूला जो अपन ने किए थे, ये भी कैसे काम में आते हैं आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से फॉर्मूलेज अपने काम में आएंगे गाइस। ये मैंने एकदम सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस, मैंने और भी क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन वो टाइप नहीं हो पाए ना, इसलिए मैं उसको अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन कर लो जरा। The wavelength of the first line of Balmer series in hydrogen spectrum is given. Find the wavelength of the first line of Lyman series. हाँ पार्थ, पहले ये कर ले, पहले ये कर लो गाइस।
चलो गाइज मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर सीरीज क्या होती है, ये दिया है राइट 6/6, तो मैं 1/λ1 वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होती है वो, RZ², RZ² को ऐसे रखें क्योंकि अपने को नहीं पता वो कितना है। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होता है, N1 कितना होता है, N1 3 राइट सर, N1 2 और 3, ये होता है ना फर्स्ट लाइन, अरे बामर का। ठीक है, और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है, तो मैं बी लिखता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो बामर का वो लिख दूंगा, लाइमन का ये लिख देता हूं मैं। ये अपने को पूछा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, RZ² सेम है। लाइमन के लिए क्या होता है फर्स्ट लाइन, लाइमन तो पहला ही है ना, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, हो गया ना, तो ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 6563 एंगस्ट्रॉम दी है। इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट क्या बोलो मैं, डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो तो RZ² कैंसिल हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा ऑफ लाइमन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ बामर, दोनों को डिवाइडिंग दिस टू इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, ऊपर 3/4 आएगा। ठीक है, सॉरी ऊपर कितना आएगा, ऊपर क्या 9 - 4 5 डिवाइड बाय क्या 4, 4 × 9 राइट, और इधर कितना आएगा 4 - 1 3 डिवाइड बाय 4, 4 4 कैंसिल, तो आंसर कितना है यहाँ 5/27 ना, राइट गाइस। इसका इसका वैल्यू कितना आएगा, मैं बराबर कर रहा हूँ, देख लो एक बार जरा, 5/27, तो 5/27 कर लो। ठीक है, तो लैम्डा बामर जो है वो भी अपने को पता ही है, तो इंटू 5/27, इसको इंटू 5/27 कर, तुम्हारा आंसर आएगा, डिवाइडिंग दिस टू। जो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये हमने मैंने क्वेश्चंस करा दिया, ये 5th क्वेश्चन भी हो गया। 6th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज पूछा, देखो ना, फाइंड द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n = 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड n = 3 ऑफ ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम एटम। मतलब एनर्जी आपको याद है ना क्या होती है, n² Z होती, तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हर एक फॉर्मूला काम में आता है ना, हर एक फॉर्मूला अपने को काम में आता है, Z²/n²। तो अब यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n = ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम n = 2 चाहिए, मतलब, और डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ क्या बेरिलियम। अब ये प्लस था, ये प्लस, अब बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे ये होती है प्लस, बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे प्लस लिखना होता है, दिस इज माय बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान में रखना, दिस इज माय बाइंडिंग एनर्जी राइट। वैल्यू इतनी है, वैल्यू तो इतनी है बस, हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z = 1 होता है 1² डिवाइड बाय यहाँ पे 2² डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ बेरिलियम एटम HeLiB, बेरिलियम का Z कितना होता है 4, तो वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्या, और n = कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 4² बाय 3², ये होगा ना आंसर गाइस। आपको समझ में आ रहा है क्या, मतलब सब कुछ रेशियो का काम है यार, मतलब सब कुछ जो क्वेश्चन एकदम मैथ्स के क्वेश्चन है यहाँ, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूलाज बताए, मैंने जो क्वेश्चंस बताए, ये सारे के सारे यही मैंने नीट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्विकली करने वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस इसके अलग होंगे। ठीक है, जो आपको और हमको दोनों को करने, मतलब एक बार बेसिक पढ़ा दिया तो एडवांस का खुद भी आप कर सकते हो, बट मैं एडवांस के क्वेश्चन 3-4 बता दूंगा अगले लेक्चर में, और फिर ऑफलाइन में जो टीचर्स है आपके वो भी आपको बताएंगे। ठीक है,
और जैसे अपना पोर्शन खत्म होता है उसके बाद तो टाइम है आपके पास। जो एडवांस वाले लोग हैं, मतलब मैं उसके बाद एक मीटिंग लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे 3 से 4 महीने में आगे के आपका एडवांस का दिमाग भी बनाना है अभी आपको, क्योंकि अभी 1 साल अभी हो चुका है, अभी आपको एडवांस का दिमाग भी बनाना पड़ेगा रिवीजन के टाइम्स में। तो आपका एडवांस का दिमाग एंड जेई मेन एंड नीट का दिमाग, ये दो अलग अलग तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो नीट का अप्रोच अलग रहेगा, जेई मेन वालों का अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा, जेई एडवांस वालों का अप्रोच अलग रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। और इन 5 महीने में आपके में से बहुत सारे लोग टॉपर बन सकते हैं, आराम से बनोगे, ठीक है। नीचे तो कोई नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, जो भी होगा आप इस लेवल पे हो तो ऊपर ही जाएंगे हमेशा। बट आप में से कुछ लोग टॉपर बनेंगे जो सही तरीके से करेगा, सही तरीके से करेगा, ठीक है। और गाइस आपके बैच में जी बहुत सारे बैचेस हम लोग ने देखे हुए हैं, ठीक है। आपके बैच में अब तक जितने भी बैचेस अपने आए हैं टॉप 1000 में सबसे ज्यादा रैंक रैंक आपके बैच से लोग आ सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आ सकते हैं टॉप 1000 में, ठीक है। और टॉप 1000 मतलब जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली आपको आपको बेसिकली बहुत अच्छे खासा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे कि जो सही तरीके से पढ़ा, मतलब प्रॉपर तरीके से सुना, और जो हम बोल रहे हैं ना, देखो इधर उधर का ज्यादा सुनने का नहीं, ठीक है। जो हम सही तरीके से बोलेंगे, जितने भी अपने टीचर्स हैं जो आपको बोलेंगे वो गाइडेंस ले लो और आगे बढ़ो, ठीक है। रोशन सर, प्रणय सर है, मतलब और जितने भी अलग अलग जगह पे जो जितने भी सर हैं, जो बोलते हैं ना उतना करो, ठीक है। आपका रैंक कंफर्म आ जाएगा। और ध्यान में रखना, अपने अभी तक की हिस्ट्री में एवरेज बच्चों का रैंक निकल सकता है, तो भाई आप में से कुछ लोग तो एक्चुअल में टॉपर्स हैं, मतलब अच्छे हैं, जिनको आराम से आप टॉप 100 टॉप 200 रैंक आराम से मार सकते हो। और बाकी लोग तो आईआईटी में सिलेक्शन तो होगा एटलीस्ट, और नीट में, राइट। बाकी लोग का तो आईआईटी, मतलब मैं तो आईआईटी की बात कर रहा हूँ, जेई मेन एंड नीट में तो बहुत सारे लोग जाएंगे आप में से, ठीक है। जेई मेन एंड नीट में तो बहुत सारे लोग अच्छा करोगे सही तरीके से, लास्ट के 4-5 महीने आपने किए तो, ठीक है। और नीट वालों के लिए तो मैं खास करके बोल रहा हूँ, जिस तरीके से जो हमने फिजिक्स पढ़ा है ना, मोर देन सफिशियंट है, लाइक 50% ज्यादा पढ़ा के रखा है आपको, ठीक है। अब जो अंश ने लास्ट क्लास में किया ना, लास्ट के आगे के 4-5 महीने में सिर्फ फॉर्मूलाज कैसे रखना है, किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उतना करो बस, ठीक है। उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में गाइस। अगला लेक्चर एटॉमिक एंड एक्सरेज। एक्सरेज का लास्ट का आधा घंटे का ही पार्ट बचा है, मैं आज खत्म कर सकता था, मैंने सोचा कि छोड़ो, ठीक है। अब एक्सी में आप लोग ट्राई मार लो। एक्सरेज आधे घंटे का टॉपिक है, नॉट इवन मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगले इसमें सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट का न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। बाय गाइस, बाय एवरीवन।